अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 12.14 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें पता लगाना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था 12.13, उसमें हमने ये स्टडी किया कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कैसे मेजर कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। उन्हीं चीज़ों को हम लेके आगे चलेंगे। तो हमने सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर जिसमें दो यूँ पैरेलल प्लेट्स पड़ी होती हैं, उसमें बताना है कि कैपेसिटेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है, कितनी वो एबिलिटी रखता होगा चार्ज को स्टोर करने की। खाली ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर एक ही शक्ल का हो, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा शेप्स के हैं, डिफरेंट शेप्स के, लेकिन हमने चूँकि सिर्फ पैरेलल को डिस्कस करना है, इसी वजह से इस टॉपिक को अलग से हेडिंग के साथ, उसके अलग डेफिनेशन और फॉर्मूला के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो हमें पहली बात है ये पता होना चाहिए, जब हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है, मेन तो यही हमारी हेडिंग है ना कि कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करें, तो ये कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टू फैक्टर्स। पहली बात कि उन प्लेट्स की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो कैपेसिटर बनाने के लिए, उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनकी शेप क्या है। तो हमने बात कर दी पैरेलल कि ये दोनों पैरेलल हैं, प्लेट्स होंगी, फ्लैट होंगी और एक दूसरे के साथ थोड़े डिस्टेंस पे पड़ी होंगी। सो पहला हमारा फैक्टर है जिस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, और हमें यहाँ से पता चलता है कि पूरे हमारे टॉपिक के अंदर ये वाली चीज़ का कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर आना चाहिए। दूसरी बात है मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स, कि आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या रखा हुआ है, क्या एयर है, वैक्यूम है, या कोई और मटेरियल आपने प्लेस किया हुआ है। तो एट द एंड जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, जिसकी मदद से हमने बताना होगा कैपेसिटेंस को, उनमें इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होगा। फाइन, अब हम इन्हीं को लेके चलते हैं और अपनी डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आ सकती हैं। सबसे पहले देखें तो दो प्लेट्स हैं, उन दोनों प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। सो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकली और नेगेटिव में जाके एब्जॉर्ब हो गई और वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे दो प्लेट्स के दरमियान। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस। तो पूरी शक्ल में हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं, बल्कि तीनों मिल रही हैं, डिफरेंस भी है, डिस्टेंस भी है और फील्ड भी जनरेट होगी। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ से ऑटोमेटिकली डायग्राम से ही मिल गई। दूसरी अगर हम देखें, हमने कहा कि ये डिपेंड कर रहा है ज्योमेट्री पे, उसकी शेप पे। अगर शेप में हमारी प्लेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, लंबी होंगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो यही चीज़ कि आपकी क्या प्लेट्स बहुत पतली हैं, बारीक हैं, बहुत मोटी हैं या किस तरह की हैं, तो इस पे डिपेंड कर रहा होगा कि हमारा चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। इस टर्म का जो परफेक्ट नेम है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या बताया जाता है कि बेसिकली ये बताती है कि कितना चार्ज उस एरिया के अंदर स्टोर हो सकता है। तो दोनों बातें हमें डेफिनेशंस यहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी से और फिगर से पता चल गई कि एक तो ई आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हमारे पास चार्ज आ जाएगा जो कि स्टोर हो सकता है किसी भी एरिया के ऊपर। इन दोनों के बाद अब हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है, मीडियम क्या होना चाहिए, या मीडियम के चेंज करने से क्या इफेक्ट आ सकता है। जी, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है जिसका फॉर्मूला ये होगा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हमारे पास आ चुकी थी। देन हमने रियलाइज़ किया कि इसी चैप्टर के पिछले टॉपिक्स में हम एक और बार डिस्कस कर आए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सरफेस चार्ज डेंसिटी और मीडियम के हवाले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर हम इस फॉर्मूला को भी देखें, और अब यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, हम कंपेयर कर सकते हैं। जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर थी तो हमने कहा कि कंपैरिजन की वजह से V/D बराबर हो चुका है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अभी हमने बताया कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तो Q/A के इक्वल है, हमने Q/A को भी पुट कर दिया। जब सारी चीज़ें पुट कर दी, अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आए हैं कि हमें
कैपेसिटेंस चाहिए। इस फॉर्मूला में कहीं ना कहीं कैपेसिटेंस का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैपेसिटेंस को डिस्कस करते हैं कि क्या होती है और किस तरह से था। सो कैपेसिटेंस बेसिकली ये है कि कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है व्हाइल हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स कि Q ओवर V जो है वो कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। इस फॉर्मूला में आए Q मौजूद है, V मौजूद है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसको हम V को नीचे ले जाएं, जबकि ये A एप्सिलॉन नॉट हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो इससे बन गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, और अब हमारे पास आ चुका है Q ओवर V। इट मीन्स कि पहले हम कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की फॉर्म में पढ़ते थे, लेकिन अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला उसकी मीडियम और उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो कि क्या है A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D। सो ये हमारे पास आ चुकी है कैपेसिटेंस जब हमने दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम को इस्तेमाल किया है। और वैक्यूम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक मीडियम तो है, लेकिन अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि अगर हम कोई और मीडियम को रखें, यहाँ से पता चला एरिया पे भी डिपेंड करता है, हमारे मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। लेकिन अगर हमें मीडियम कोई और रखना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक हमारे पास एप्सिलॉन R का इजाफा हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन R किस चीज़ के लिए है? जब हमने कोई अदर देन वैक्यूम या एयर मीडियम रखना है, जैसे आयरन रखना है, कोई वुड का पीस रखना है, कोई भी एक ऐसी चीज़ रखनी है, उसके लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन R को रिलेटिव परमिटिविटी को ऐड करवा देंगे। तो तब हमारे पास ये बन जाएगा मीडियम के हवाले से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। सो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी स्टेप को करके देखेंगे कि अगर हम मीडियम को और वैक्यूम को दोनों को एक ही जगह पे प्लेस करके उनकी रेशो लें तो हमारे पास क्या फैक्टर आ सकता है। जब हम मीडियम को प्लेस करवाते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन R आ जाता है, और अगर वैक्यूम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन R नहीं आता। अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली ये जो एप्सिलॉन R है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे, ये किसके बराबर हो सकता है? दोनों की रेशो ली गई, यानी कि C मीडियम और C वैक्यूम की। जब रेशो ली गई तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यूज प्लेस करें, E एप्सिलॉन नॉट ER ओवर D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। सो D से कैंसिल, A से कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू C मीडियम ओवर C वैक्यूम, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये हमारी दो जो कैपेसिटेंस हैं उनकी रेशो पे डिपेंड कर रहे हैं। उस टाइम पे जब मीडियम रखा गया डिवाइडेड बाय वो टाइम जब मीडियम नहीं रखा गया। और ये हमारे एक शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन में भी पूछा जाता है कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ER, वो उसकी डेफिनेशन क्या है। सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया जब हम पैरेलल प्लेट्स में कोई मीडियम रखते हैं या नहीं रखते।